Chapter number 3, name of the chapter is Atoms and Molecules. Ancient Indian and Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of. सबको पढ़ने में ध्यान देना, एकदम स्ट्रेट बैठना है. आपको आपकी खुद की डिस्प्ले दी गई है सामने विथआउट एनी चार्ज, तो आपको उसमें ध्यान देना है, नहीं कि मेरी डिस्प्ले में. समझ में आया? चलो, वो मेरे लिए है. Okay. Ancient Indian and Greek philosophers have always wondered about unknown and unseen form of the matters. मैटर बना किस में से? वो अननोन था. मैटर का फॉर्म कौन सा है? वो भी क्या था? अननोन. तो लोग है ना उसके बारे में सोचते रहते थे. एनिस्टेटियर्स की बात हो रही, एनिशिएंट इंडियंस की बात हो रही है, पहले के जमाने के लोग की बात हो रही है. The idea of divisibility of the matter was considered long back in India. अराउंड 500 इंडिया में सबसे पहले आइडिया डेवलप हो गया था कि एटम इज अ डिविजिबल. बीसी, बिफोर क्राइस्ट, 500 साल पहले, मतलब जे वन स्टार्ट हुआ उससे भी पहले, 500 साल पहले. अन इंडियन फिलोसोफर, नाम क्या था उनका? महर्षि कन्नड़. महर्षि कन्नड़ postulates that if we go on dividing the matter को संस्कृत में बोला जाता था पदार्थ. क्या बोला जाता था? पदार्थ. गुजराती संस्कृत में से आई हुई है एंड दैट्स आपको गुजराती वर्ड्स लगेगा. ओके, तो पदार्थ, we shall get smaller and smaller particle, है ना. आपको अगर कुछ चीज दी है तो आप क्या करते हो? उसको तोड़ना स्टार्ट कर देते हो, फिर आपको छोटा से छोटा से छोटे से छोटा पार्टिकल्स मिलता जाता है. Ultimately, a time will come when we shall come across the smallest particle beyond which the further division will not possible. जैसे 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 आप ब्रेक करते जाते हो, डिवाइड करते जाते हो, डिवाइड करते जाते हो, डिवाइड करते जाते हो, डिवाइड करते जाते हो, एक ऐसा टाइम आएगा कि वहां पे फर्दर डिविजन पॉसिबल नहीं है. आया समझ में? He named this particle परमाणु. हिंदी में, सॉरी, संस्कृत में उसको क्या नाम दिया गया? परमाणु. गुजराती में भी परमाणु ऐसा नाम हो गया. ओके. एंड अनदर इंडियन फिलोसोफर्स, दैट इज पकौधा कटियायम. ओके, कटियामा, आयामा, कटियायामा. ओके, दैट इज साउथ इंडियन वन. elaborated this doctrine to and said that these particles normally exist in the which form? Combined form, which gives various forms of मैटर. यस, अगर हम किसी भी मैटर को, पदार्थ को छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा डिवाइड करते जाए, अल्टीमेटली टाइम्स कम, लास्ट में एक ऐसा आएगा कि जो क्या बन जाएगा? अनडिविजिबल पार्टिकल, जिसको हम बोलते हैं परमाणु. क्या बोलते हैं? परमाणु. ओके. और बाकी के जो साइंटिस्ट थे, इंडियन फिलोसोफर्स थे, उन्होंने बताया कि ऐसे परमाणु ज्वाइन होके मैटर्स बनती है. क्या बनती है? मैटर. अराउंड द सेम एरा, मतलब सेम टाइम पे, एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर डेमार्क्टिस. ओके, कौन था? डेमार्क्टिस. एंड ल्यूसिपस suggested that if we go on dividing the matter, a stage will come when the particle often cannot divided further. वो दो इंडियन साइंटिस्ट की बात हो गई, दो इंडियन फिलोसोफर्स की बात हो गई. आया ना? सेम टाइम पे दो ग्रीक फिलोसोफर भी थे, उन्होंने भी वही बताया कि if we go dividing the matter, a stage will come when particles cannot be divided further. आप उसको वापस डिवाइड कर सकते नहीं. Democritus called this indivisible particle as a atom. Democritus ने उसका नाम दिया atom, and this atom word is come from the atomio. किसमें से आया? A फिर T-O-M-I-O, atomio. atomio का मतलब होता है indivisible. क्या होता है? जो आगे डिविजिबल नहीं है, जो आगे नॉन डिविजिबल है, उसको हम एटोमियो बोलते हैं. ग्रीक में से वर्ड बन गया फिर एटम. क्या बन गया? तो अब समझ में आया एटम किसको बोलते हैं? जो इनडिविजिबल पार्टिकल हो. आया समझ में? ऐसा किसने? इंडियन फिलोसोफर एज वेल एज ग्रीक फिलोसोफर्स ने मिलकर डिसाइड किया सेम टाइम पे. मिलकर इन द सेंस दोनों की कंट्रीब्यूशन है ऐसा. ऑल दिस वाज बेस्ड ऑन फिलोसॉफिकल concentration and not on experimental work to validate this idea could be done till 18th century. ओके, इंडिया में तो बहुत साल पहले, 500 BC,
सैमेरा में ग्रीक फिलोसोफर्स भी आए. इट इज ऑन द फिलोलॉजिकल लेवल ऑनली, मतलब कि मेंटली बोला गया है. उसका उस वक्त कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता नहीं था. बट इसका एक्सपेरिमेंट हुआ 18th सेंचुरी में. कब हुआ? 18. By the end of 18th century, scientists recognized the difference between elements and the compounds and naturally become interested in finding out how and why elements combine and what happens when they combine. 18th century के एंड में जो एक्सपेरिमेंट्स हुए उसमें लोगों को पता चला कि एलिमेंट कैन कंबाइन विद ईच अदर. तो अब साइंटिस्ट लोगों का नेचुरली दिमाग दौड़ने लगा. अब एक्सपेरिमेंट आ गया 18th सेंचुरी में, तो साइंटिस्ट बोलेंगे, है ना. पहले जब एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे तो उनको फिलोसोफर्स बोलते थे. क्या बोलते थे? बराबर. तो अब एक्सपेरिमेंट आ गया तो अब उसको हम साइंटिस्ट बोलेंगे. साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया? डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स थे, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स थे, वो दोनों के बीच में रिएक्शन करवाया, न्यू कंपाउंड्स फॉर्म हुए. केमिस्ट्री यही तो है या ना. तो उनको अब ऐसा नेचुरली क्वेश्चंस होने लगा दिमाग में कि ऐसा होता क्यों है, वाई दे आर कंबाइन क्यों होते हैं. आया समझ में? और अगर कंबाइन होते हैं तो उस वक्त होगा क्या? व्हाट हैपेंस व्हेन दे आर कंबाइन. ये सब आंसर अब उनको ढूंढने थे. किनको? साइंटिस्ट को. किनको? साइंटिस्ट. 18th सेंचुरी में आगे भाई. गॉट इट ना. सो एंटोनी एल लेवुजियर laid the foundation of chemical science by establishing two important law of chemical combination. लुइजियर ने 2 important law establish किए और वहां से साइंस ऑफ केमिकल स्टार्ट हुआ, या केमिकल साइंस which is known as chemistry बिल्डअप हुआ. क्या हुआ? बिल्डअप. बात क्लियर? और एक आज एक बहुत बड़ी ब्रांच बन गई है साइंस की, केमिकल. सब जगह केमिकल्स है. आप खाते हो केमिकल्स, आप पीते हो केमिकल्स. पता है आपको? आगे ना. स्वीट खाते हो, स्वीट, उसके ऊपर अलग अलग कलर्स आता है, फॉइल्स आते हैं, आया ना. तो क्या है? केमिकल्स. व्हेन यू ड्रिंक द कोल्ड ड्रिंक्स, फ्लेवर्स एजेंट्स होते हैं अंदर, केमिकल. आया समझ में? आर यू यूजिंग टूथब्रश? वैभव तो कौन बोलेगा? आया ना. तो दैट टूथब्रश इज मेड फ्रॉम द प्लास्टिक, नाइलॉन. क्या है? सही, उसी में तो बनता है. तो दैट इज नथिंग बट केमिकल. दैट इज नथिंग बट व्हाट, है ना. तो दिस ऑल द थिंग्स इज ड्यू टू द केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ द साइंस. और एक केमिकल साइंस जो है उसका जो फाउंडेशन है वो किसने डाला था? लेवोजियर. लेवोजियर ने क्या किए थे? 2 लॉ दिए थे. तो पहला लॉ है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. कहाँ रहे हो आप? कौन से स्टैंडर्ड में? अब 11th में यहां से स्टार्टिंग होगा साइंस में, अगर आप साइंस लोगे तो. दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट. आया समझ में? आया ना. बट फिर भी वहां पे आके सर खुल जाएंगे, क्या है हम सब गंजनी. गजनी कैसे? 9th पढ़े, 9th में खत्म. 10th में नया कुछ पढ़ेंगे, 10th में खत्म. ऐसे नहीं पढ़ना है. ऐसे उसको लॉन्ग लास्टिंग याद रखना है. आया समझ में? और इसीलिए अभी 9th में डट के मेहनत करनी पड़ेगी तो 11th इजी. 10th में मेहनत करोगे 12th इजी. और 9, 10, 11, 12 अच्छे से रिजल्ट लाए तो कॉलेज में इजी हो जाएगा. अच्छी कॉलेज मिलेगी. अच्छी कॉलेज मिल गई तो अच्छी जॉब मिलेगी. अच्छी जॉब मिली तो अच्छे पैसे आएंगे. अच्छे पैसे आ रहे हैं तो लाइफस्टाइल अच्छी होगी. लाइफस्टाइल अच्छी होगी तो शादी होगी. हाँ तो वही हुआ ना, शादी होगी. सही है. करनी है कि नहीं? नहीं करनी है तो फिर पढ़ क्यों रहे हो? चलो दरवाजा. तो फिर हाँ मैं कार्ड लेके जाऊंगा ना, वो गिफ्ट कार्ड, तब मैं बोलूंगा कि बेटा दू कि ना दू. चलो
सो जॉक इज द पार्ट, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टोरी कि अगर सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए तो एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, बराबर। इसीलिए हर रोज घर पे जाके 2 से 3 आवर पढ़ना है। एग्जामिनेशन 2 फेब को आ रही है, कुछ लोगों की जल्दी आ रही है, भूलेंगे नहीं हम उनको, बराबर। चलो, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपका कब आ रहा है? 7 फेब। वो तो यूनिट टेस्ट नहीं, वो बड़ी, बस 2 फेब, 2 फरवरी। ओके, 1 मंथ बाकी है। चलो, द फॉलोइंग 2 laws of chemical combinations were established after much experimentations of Lavoisier and Joseph L. Proust. ओके, तो सिर्फ यहाँ पे आपको ऐसा बताया है कि 2 लॉ हम अबाउट द केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं, जो एक्सपेरिमेंटल के थ्रू ये 2 साइंटिस्ट, एक कौन है लेवोजियर, दूसरे कौन है प्रोस्ट, उन्होंने बनाए हैं। तो सबसे जोसेफ एल प्रोस्ट, ओके। लॉ ऑफ conservation of mass, this is the first law. Okay, what this law suggests that if there is a change in the mass when chemical changes take place, आपको पहले क्वेश्चन पूछा है कि अगर कोई केमिकल चेंजेस हो रहा है तो क्या देयर इज अ चेंज इन मास, बट पहले ये आपको बता दिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मतलब कि जब कुछ चेंज ना होता हो, यानी कि मास इन द केमिकल रिएक्शन चेंज होने वाला नहीं है। तो इन लोगों ने आपको कुछ एक्टिविटी भी दी है, बट जो हम करेंगे नहीं, पढ़ के कंप्लीट करेंगे। जैसे कि कॉपर सल्फेट है, सामने क्या है बेरियम क्लोराइड है, सामने लेड नाइट्रेट के सामने। ओके, प्रिपेयर सेपरेटली 5% सॉल्यूशन ऑफ एनी वन ऑफ द सब्सटेंस लिस्टेड इन एक्स। आप इसमें से कोई भी सब्सटेंस ले सकते हो, उसका 5% सॉल्यूशन बनाना है। तो ये 5% क्या है, तो आपको 5 ग्राम ए लेना है कॉपर सल्फेट अगर सॉलिड फॉर्म में है तो, और 95 ग्राम आपको वाटर लेना है, तो दोनों को मिक्स कर देना है। तो टोटल 100 हो गया, बट उसमें कॉपर सल्फेट सिर्फ कितना है, यानी 5% हो गया। तो लाइक वाइज आप एक्स का सॉल्यूशन बनाओगे, फिर वाई का, और फिर हम ये दोनों को क्या कर देंगे मिक्स। ओके, तो देखो यहाँ पे लिटिल अमाउंट ऑफ वाई सॉल्यूशन इन अ कॉनिकल फ्लास्क एंड सम सॉल्यूशन ऑफ एक्स इन अ विच ट्यूब, लाइक दिस। इग्निशन ट्यूब है यहाँ पे और ये सॉल्यूशन ऑफ वाई है या ना। हैंग द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लास्क केयरफुली, देखो हैंग किया, रस्सी से बांध दिया, फिर ये रस्सी बाहर निकल रही है और ये बूच लगा दिया, है या ना। दे डू नॉट गेट मिक्सड, जैसे कि अभी जो सिचुएशन है उसमें वो मिक्स होने वाले हैं, क्योंकि देखो इसका मुंह ऊपर है और ये यहाँ तक ही भरा हुआ है या ना। ये टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका सॉल्यूशन कौन सा है एक्स, और फ्लास्क, इसको फ्लास्क बोलते हैं केमिस्ट्री में, उसके अंदर कौन सा सॉल्यूशन है वाई। बोलो कोई डाउट। अब हम क्या करेंगे, वेट द फ्लास्क विथ इट्स कंटेन केयरफुली। नाउ टिल्ट एंड स्विल द फ्लास्क। जब हम इसको टिल्ट करेंगे तो वो जो टेस्ट ट्यूब है उसमें से मिक्सचर बाहर निकल जाएगा और वो फ्लास्क के मिक्सचर के साथ क्या हो जाएगा मिक्स हो जाएगा। ओके, फिर वापस हम वेट करेंगे, तो दोनों टाइम पे वेट क्या मिलेगा सेम। ऑलरेडी हमने ऊपर तो क्रॉक लगा दिया है, तो कुछ भी बाहर निकलने वाला नहीं है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि मास जो है वो क्या हुआ कंजर्व। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल। कोई भी केमिकल रिएक्शन में मास ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। बात क्लियर हुआ है या ना। ओके, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस की अगर हम बात करें तो अभी हमने 2 लॉ समझने थे, उसमें सबसे पहला लॉ समझा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब समझते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ओके, वो वाला तो आपको याद रह ही गया है कि मास नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन द विच रिएक्शन केमिकल रिएक्शन। ओके, बट अब बात आएगी इस लॉ की, और इस लॉ का नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। बहुत आईएमपी है इसलिए स्टार लग गया। ओके, so Lavoisier along with the other scientists noted that many compounds were composed of 2 or more elements and each such compound had the same element in the same proportions irrespective of whether the compounds came from or were prepared
8। मानते हो कि नहीं? अभी जो हमने देखा कि हम वाटर को प्रोड्यूस कर सकते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस को कंबाइन करें तो वाटर का केमिकल फॉर्मूला पता है ना आपको, H2O। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ बोलूंगा मैं, आपको लाइफ टाइम याद रखना है। तो H2O इज द कंपाउंड फॉर्मूला ऑफ द व्हाट, केमिकल फॉर्मूला ऑफ द व्हाट, वाटर। तो हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन के मिक्स करने से हम क्या बना सकते हैं? वाटर बना सकते हैं। तो एक वाटर मैं बना सकता हूँ, हाँ बराबर। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस को कंबाइन करके मान लो कि मेरे पास केमिस्ट्री लैब है, ओके, और मैं उसमें जाके बना सकता हूँ। एक आपके पास लैब है, आप बना सकते हो, आया समझ में? और एक नेचर ने बनाया हुआ है ऑलरेडी। तीनों का ये बनाया हुआ कंपाउंड है तो क्या वाटर सेम है ना, तो उसका केमिकल फॉर्मूला भी क्या रहेगा? सेम। इन अ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर देयर आर टू एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज द फिक्स। चाहे मैं बनाऊं, चाहे आप बनाओ, चाहे वो नेचर में से मिले, इट डज नॉट गोइंग टू बी चेंज। वो चेंज होने वाला नहीं है। दैट्स वाई लो वापस पढ़ो। काफी सारे साइंटिस्ट ने नोट डाउन किया कि मैनी कंपाउंड्स वेर कंपोज्ड टू, और सॉरी कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट। कंपाउंड उसी को बोलते हैं जिसमें एक, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट है। तो मैनी कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ टू और more elements, each such compound had the same element। ओके, मानो कि कोई भी कंपाउंड्स ले तो उसके पास एलिमेंट्स क्या हो गए? सेम। जैसे मेरे लिए वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो आपके लिए भी वाटर में, ओके, दैट इज सेम एलिमेंट इन द सेम प्रपोर्शंस। वाटर में मेरे पास 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, तो आपके लिए भी, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेयर द कंपाउंड केम फ्रॉम, कहां से आया है या किसने बनाया, वो प्रिपेयर्ड इट, उसके इरिस्पेक्टिव, इस पे वो फर्क पड़ने वाला नहीं है। बोलो क्लियर? आया ना? कंफर्म? पक्का? Okay. In a compound such as water, the ratio of the mass of hydrogen and the mass of oxygen is about 1:8। ओके, अगर हम वाटर की बात करें तो दोनों का मास का जो रेशियो है दैट इज 1:8। हाइड्रोजन का मास 1 है, ऑक्सीजन का मास 8। ओके, वट एवर द सोर्स चाहे कहीं का भी हो, ओके। दस इफ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज, अगर मैं 9 ग्राम वाटर लेके डिकम्पोज करूं तो उसमें से 1 ग्राम क्या निकलेगा एंड 8 ग्राम क्या निकलेगा? ऑलवेज ऑब्टेन, और एक्सपेरिमेंट ये प्रूव भी किया गया। सिमिलरली एमोनिया की अगर हम बात करें तो वाटर का तो केमिकल फॉर्मूला भी आपने देखा था, H2O, उसमें मास रेशियो है 1:8। ओके, वैसे नाइट्रोजन की अगर बात करें, मतलब एमोनिया की बात करें, तो एमोनिया का केमिकल फॉर्मूला है NH3। आपके लिए नया है इसलिए याद रखना, आप लिख लिख के घर पे जाके एक डायरी बनाना जिसमें नई नई वर्ड्स आ रही है वो लिख लेना। वाटर सामने केमिकल फॉर्मूला लिखना है H2O, एमोनिया उसका लिखना NH3। अब आप लिख के पढ़ोगे तभी याद रहेगा, बाकी याद रहेगा नहीं। तो सिमिलरली एमोनिया में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज इन द प्रेजेंस ऑफ रेशियो व्हाट, इसमें नाइट्रोजन का मास है 14, हाइड्रोजन का मास है 1। कितना है? 1। अभी आपको आगे जाके करना ही है। तो वैसे कितने हाइड्रोजन है? 3। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया? 3। तो आपका रेशियो क्या हो गया? 14:3। यहाँ पे हाइड्रोजन का मास है 1, कितना है? 1। वैसे कितने हाइड्रोजन है? तो 1 × 2। ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 2/16 इज 1/8। आया समझ में मास रेशियो कैसे निकलता है? वैसे आपको मास तो याद रखना ही है आगे जाके इस चैप्टर में, तो अभी से याद रख लेते हैं। बोलो कोई डाउट? वॉट एवर मैथड और सोर्स फ्रॉम विच इट इज
चाहे कोई भी मेथड या सोर्स से स्टैंड अप अब आगे देखना, खड़ा खड़ा, इधर इधर सेकंड पे, वहां पे खड़ा रहे, वहां से खड़ा खड़ा रौनक की डिस्प्ले में देखना ना, पकड़े ऐसे एकदम स्ट्रेट विथआउट एनी रेस्ट, है ना, थोड़ा पीछे से देख तो सकता है, आगे क्यों झुक रहा है भाई हार्दिक, हेल्प हिम। हाँ वही तो, नींद आ रही है इसलिए तो खड़ा किया है, वो वापस क्लैरिफिकेशन कर रहा है कि नींद आएगी तो मैं अटक जाऊंगा। गड़बड़ी है। तेरे को स्टैंड अप करने का रीजन क्या है, स्टैंडिंग ओवेशन देने का? हाँ तो फिर भगवान, देख रहे हो तुम, और तुम सोचो कि इंजीनियर बने, कैसे बनेंगे? हाँ? और ये सबसे बैड हैबिट है, दूसरों की बात पे खीखी करते हो सब जगह पे। हाँ लिमिट होती है उसकी, बट फिर भी नहीं हंसना चाहिए, कभी उंगली हमारे तरफ भी आएगी। हाँ भाई तू ध्यान दे, चलो। This led to the law of constant proportions, which is also known as law of definite proportions. लो तो अभी तक हम पढ़े ही नहीं, हमने तो ऐसी ऐसी बातें की, है ना, कंपाउंड है जिसमें केमिकल फॉर्मूला सेम है, मास रेशियो सेम है, ऐसी बातें की ना, वहां से कांस्टेंट प्रोपोर्शंस का लो आया, और ये आपका लो है जिसको, ओके, दिस वाज स्टेटेड बाय द प्रोस्ट एंड दिस इज द लो स्टार्टिंग फ्रॉम ओवर हियर टू एंड अप एट ओवर हियर. So that law is, in a chemical substance, elements are always present in definite proportions by the mass. जैसे वाटर हो तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय 1:8 रेशियो, अमोनिया हो तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बाय 14:3 रेशियो। आया समझ में? तो रूल बना, केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डिफाइनाइट proportions by the mass. बात क्लियर हुई? Okay. The next problem faced by the scientists was to give the appropriate explanations of this law, and that was done by British chemist John Dalton. Okay, John Dalton provide the basis theory per about the nature of matter. Dalton picked up the ideas of divisibility of matter, which was till then just फिलोसॉफी। ओके, उन्होंने डिविजिबिलिटी ऑफ द मैटर वाला आइडिया निकाला, जो उस वक्त, तब तक तो क्या था, फिलोसॉफी, क्योंकि उसने किसी ने एक्सपेरिमेंट में लिया नहीं था, ना किसी ने उसको प्रूव किया था। आया समझ में? तो एक्सपेरिमेंट एक साइड पे हो रहे थे केमिकल रिएक्शंस के, जो लोवेसियर प्रोस्ट थे वो केमिस्ट्री के फाउंडेशन क्रिएट कर रहे थे, केमिकल रिएक्शंस के लॉ बना रहे थे थ्रू द एक्सपेरिमेंट। ओके, तो डाल्टन आए, जिनको थोड़ा हिस्ट्री पता था, थोड़ा एक्सपेरिमेंट पता था, दोनों को मर्ज किया। क्या किया? बात क्लियर, कंफर्म हुआ? ओके, ही टूक द नेम टर्म एज गिवन बाय, 1 सेकेंड,
ओके, जॉन डाल्टन प्रोवाइड अ बेसिक थ्योरी फॉर द नेचर ऑफ मैटर। तो दोनों को कंबाइन कर लिया डाल्टन ने। ओके, एक साइड पे फिलोसॉफी वाली थ्योरी, एक साइड पे एक्सपेरिमेंट। डाल्टन पिक द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ द मैटर विच इज philosophy, and he took the name atoms as given by the Greek and said that smallest particle of matter are atoms. Okay, smallest particle matter के कौन से है? Atoms. His theory was based on the law of chemical combinations. Chemical combination की theory जो develop हुई थी ना, अभी दो देखे हमने, एक conservation of mass और दूसरा definite proportions, है ना, तो उसके बेसिस पे था। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइड an explanations for the law of conservation of mass and law of definite। ये दो थ्योरी जो अलग अलग साइंटिस्ट ने डेवलप की थी। लोवेसियर ने कंजर्वेशन ऑफ मास, प्रोस्ट ने डिफाइनाइट प्रपोर्शन, और एक साइड पे फिलोसोफर्स थे डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर को लेके, हाँ कि ना। तो डाल्टन आए, दोनों को मिक्स किया और अपनी खुद की थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ एटॉम्स। एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन भी बोलते हैं इसको। आया समझ में? आया ना? देखना, बहुत जबरदस्त इंसान है। आप लोग क्या करते हो? कोई एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हो एक साथ। इन्होंने केमिस्ट्री भी पढ़ा, मैथमेटिक्स भी पढ़ा। देखो, सबसे पहले तो पुअर वेवर्स फैमिली से बॉर्न करते थे। 1766 में उनका बॉर्न हुआ था। कहाँ पे? इंग्लैंड। बिगेन किया उन्होंने करियर एज अ टीचर्स। एट द एज ऑफ 12 साल के थे, टीचर बन गए थे, लोगों को पढ़ा रहे थे। ओके, 7 years लेटर बिकम बराबर है ना। 1793 में डाल्टन लेफ्ट द मैनचेस्टर टू टीच द मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड इन कॉलेज के टीचर बन गए। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ द लाइफ टीचिंग एंड researching. 1808 he is presented with theory, atomic theory, which was a turning point in the study of। डाल्टन ने पूरा पिक्चर हिला के रख दिया केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का एक फाउंडेशन होता है डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी, और वो फाउंडेशन आप पढ़ने जा रहे हो। मतलब कि हम केमिस्ट्री का बहुत बेसिक पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप फोकस करके पढ़ोगे इस चैप्टर को, बहुत IMP है। 10th में भी काम लगेगा, 11th में भी लगेगा, 12th में भी। बेसिक नॉलेज है ना। जैसे नंबर 1 to 10 सिखाए थे, और आपको आज भी मैथमेटिक्स में 1 to 10 नंबर काम आते हैं, है या ना। डिजिट 0 से 10, 0 से 9, है या ना, काम आते हैं कि नहीं? वैसा ही ये चीज है, ऐसा समझ लो। तो अकॉर्डिंग टू द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, बार बार एग्जामिनेशन में आएगा, एक्सप्लेन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ऑल द मैटर वेदर द एलिमेंट और compound or mixture is composed of small particles called atom। postulates of theory number 1, पहला postulates कौन सा है? तो all the matter made from the very teeny particles called, छोटे छोटे particles में से बना है कोई भी matter जिसको हम atom बोलते हैं। atoms are indivisible particle which cannot be created destroyed by the। उन्होंने बोला कि एटम इनडिविजिबल पार्टिकल है, ना उसको आप केमिकली बना सकते हो, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। Atoms are given in the elements are identical in mass and chemical। अगर आपको एक एलिमेंट लेते हो जैसे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के सारे एटम्स एक जैसे, आइडेंटिकल मतलब सेम टू सेम, प्रॉपर्टी भी सेम टू सेम, मास भी सेम टू सेम। ओके, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अलग अलग मेटल के एटम्स है, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम है, तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। Atoms combined in the ratio of small whole number to form। जैसे हमने बोला था हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम 2:1 रेशियो में कंबाइंड हो गए, तभी आपको कंपाउंड वाटर मिलेगा। आया समझ में? एक नाइट्रोजन एटम के साथ 3 हाइड्रोजन एटम कंबाइंड हो गए 1:3 रेशियो में, तब आपको अमोनिया मिलेगा। क्या मिलेगा? द रिलेटिव नंबर एंड द काइंड्स ऑफ द एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड्स। एक कौन से टाइप्स के एटम हो गए, रिलेटिव नंबर्स कौन सा होगा, वो क्या रहेगा? गिवन कंपाउंड के लिए कांस्टेंट फिक्स रहेगा। आया समझ में? आया ना? ओके, आगे के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि ऑल द एटम्स आर मेड ऑफ द स्मॉल स्मॉलर पार्टिकल, स्टिल स्मॉलर पार्टिकल। तो अभी हमने भले डाल्टन ने बोल दिया कि भाई एटम इज इनडिविजिबल, बट एक टाइम के बाद डाल्टन भी गलत प्रूव हुए। एटम डिविजिबल है, और एटम के भी छोटे पार्टिकल है, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आगे जाके पढ़ने वाले, बट अभी हम रखेंगे इसको इनडिविजिबल। बोलो को डाउट? कंफर्म?
तो एग्जैक्टली हम कल के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे व्हाट इज एन एटम से। बट बिफोर दैट आज का होमवर्क क्या रहेगा, तो आपको एक थ्योरी लिखनी है, ए लिखना है, ए भी लिखना है, ए भी लिखना है, एक क्वेश्चन मार्क वाला नहीं लिखना है, ए एक्टिविटी नहीं लिखना है, ए लिखना है। अब लो ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस लिखना है पूरा, ओके। डाल्टन के बारे में नहीं लिखना है, और दिस 5 सॉरी वैसे 6 मोस्ट इंपोर्टेंट वन, ओके। इसीलिए ये 6 वाली थ्योरी 2 बार लिखनी है। हाँ हाँ, ओके देन सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।